हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन। चलिए, तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि मेडिसिनल प्लांट्स के अंदर कौन कौन आते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया था वुड प्रोवाइडिंग प्लांट्स एंड फाइबर सील्डिंग प्लांट। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली हमारा जो प्लांट वाला जो पार्ट है वो लास्ट क्लास में हम खत्म कर चुके हैं, एंड कर चुके हैं उसको। इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एनिमल्स, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है? इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो प्लांट्स वाला हमने एंड कर दिया लास्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एनिमल्स। ठीक है, कि कैसे एनिमल्स है वो हमारे लिए इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे? तो इसमें हम, जैसे आपने देखा होगा कि हम क्या करते हैं, गाय भैंस जो काऊ वगैरह बफेलो वगैरह होती है उनको क्या करते हैं, पालते हैं, है ना। किस लिए? मिल्क के लिए। इसी तरह गोट को भी पालते हैं, किसके लिए? मिल्क के लिए। फिश को रखते हैं, ठीक है, फिश को एक जगह पर, मतलब वो जो भी उनका मैनेजमेंट होता है वो करते हैं, किसके लिए? मीट वगैरह के लिए, है ना। इसी तरह जो पोल्ट्री फार्म होती है, आपने देखा होगा जो मुर्गियों वगैरह जो रखते हैं उस एरिया के अंदर, उस एक पर्टिकुलर जगह पर रखते हैं, तो वो किस लिए रखते हैं? ताकि उनके मीट को बाजार में बेच सके, है ना। तो ये सारा हम किस पर डिपेंड है? एनिमल्स पर। यानी एनिमल्स का हम यूज कर रहे हैं किसके लिए? इकोनॉमिक्स के लिए, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ एनिमल्स, ये आपके पेज नंबर 160 पर है। इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ एनिमल्स। सिंस एंशिएंट टाइम human being has domesticated the different animals for his food and to obtain other useful products. Domesticated means होता है पालना, ठीक है, जो पालतू जानवर होते हैं ना उनको क्या करना? पालना। तो human being has domesticated the different animals for his food and to obtain other useful products. Now it has become easy and profitable to keep the varieties of animals due to development of technology. अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हम क्या कर रहे हैं, जो एनिमल्स को पालना है वो क्या हो जाएगा? आसान हो चुका है। ठीक है, पहले हम एक ही जगह पर मान लीजिए 2 गाय पालते थे, तो उसी जगह पर हम कितनी पाल रहे हैं? हम 10 गाय पाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी है वो बढ़ चुकी है, टेक्नोलॉजी है वो आगे आ चुकी है। वेरियस ऑर्गेनिज्म लाइक हनी बी। अब आपके कोर्स के अंदर देखिए क्या क्या है, किस किस के बारे में पढ़ना है? हनी बी यानी मधुमक्खी के बारे में, सिल्क वॉर्म जिससे सिल्क निकलता है, रेशम निकलता है, उसके बारे में, लैक इंसेक्ट जिससे जो लैक बनता है ना, लाख, हिंदी में इसको बोलते हैं लाख, लाख की चूड़ी आती है, ठीक है। इसी तरह लाख के और भी बहुत कुछ सामान आते हैं, तो वो लैक जिससे प्रोड्यूस होता है वो एक इंसेक्ट होता है, उसका नाम होता है लैक इंसेक्ट। उसके बारे में आपको पढ़ना है। पीयर कल्चर यानी जो मोती बनते हैं, ठीक है, तो मोती भी क्या बनाते हैं? एनिमल्स बनाते हैं, ध्यान रखिएगा। ये थोड़ा बहुत आपके लिए सरप्राइज हो सकता है कि एनिमल्स मोती कैसे बनाते हैं, तो इसको हम आगे डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। तो एनिमल्स के द्वारा मोती बनते हैं। एक आपके क्लासिफिकेशन अगर लास्ट क्लास में थोड़ा बहुत याद होगा तो एक क्लासिफिकेशन आता है मोलस्का, ठीक है, जैसे कि पॉलीफेरा, सिलेंटेटा, टिनोफोरा, आर्थ्रोपोडा, इकानोडर्मेटा, मोलस्का। मोलस्का के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या बनाते हैं? मोती बनाते हैं। तो ये आगे डिस्कस करेंगे, थोड़ा बताऊंगा उस समय में। तो पीयर कल्चर हो गया, फिश हो गई, फिश को भी हम पालते हैं, है ना, फिश हो गया। एंड एनिमल्स कैन बी रियर्ड एंड केयर्ड इजीली। रियर मतलब होता है पालना, रियर मींस पालना, और केयर मींस देखभाल करना। द डिटेल्स ऑफ देयर हाई यील्डिंग वैरायटीज एंड मेथड्स ऑफ केयरिंग देम एज फॉलो। सबसे पहले आ रहा है हमारे पास एपीकल्चर। क्या नाम है? एपीकल्चर। ठीक है, एपीकल्चर क्या है? तो एपीकल्चर आप बोलोगे कि एक ऐसा मैनेजमेंट है, या यूं बोल सकते हैं आप एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं? हनी बी को मैनेज करते हैं, हनी बी का मैनेजमेंट करते हैं, उसको रियरिंग करते हैं, उसकी केयर करते हैं। किसके लिए? तो बोलेंगे हनी बी के लिए, सॉरी हनी के लिए। किसके लिए केयर करते हैं? हनी के लिए। एंड उसके एक तो हो गया इसका प्रॉफिट, क्या हो गया कि इससे हमें हनी मिलता है यानी कि शहद मिलता है ना, मधुमक्खी जो छत्ता होता है उससे क्या निकलता है? शहद निकलता है। और दूसरा इसका प्रॉफिट क्या हो गया कि ये पॉलिनेशन के अंदर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, पॉलिनेशन में, ठीक है। जो फसल होती है, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये फसल है, ठीक है, ये इसका मेल पार्ट है और ये मेल पार्ट का क्या है? फ्लावर है। और ये एक फीमेल पार्ट है और ये फीमेल पार्ट का क्या है? फ्लावर है, ठीक है। और ये इस ग्राउंड के अंदर लगे हुए हैं। ये कौन है? मेल पार्ट और ये फीमेल पार्ट, ठीक है। अब क्या करना है कि इसके मेल पार्ट के जो इसके मेल सेक्स ऑर्गन है, ठीक है, मेल सेक्स ऑर्गन है, उस पर कुछ कौन होंगे? तो बोलेंगे मेल गैमेट,
मैं ऊपर ऊपर बता रहा हूँ, मैं ज्यादा डीप में नहीं जा रहा। मेल गैमेट होंगे। अब ये मेल गैमेट को किधर पहुंचाना है, तो बोलेंगे फीमेल गैमेट के पास पहुंचाना है। मेल गैमेट को कहां जाना है, फीमेल गैमेट के पास। तो कौन लेकर जाएगा, तो जो 90% पूरी अर्थ पर 80% जो 80% जो ट्रांसफर करने का काम है वो कौन करती है, तो बोलेंगे हनी बी करती है। कौन करती है, हनी बी। 80% पूरे अर्थ पर मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के ऊपर ट्रांसफर करने का काम कौन करती है, हनी बी करती है। अगर मैं पूरे अर्थ से अगर हनी बी को हटा दूं, ठीक है, हनी बी को मार दूं या गायब कर दूं या कुछ भी करूं, यानी पूरी अर्थ पर हनी बी क्या हो जाए, विलुप्त हो जाए, हट जाए, तो जो ह्यूमन है या कोई भी ऑर्गेनिज्म कह लीजिए आप, जो डिपेंड है किस पर, क्रॉप पर डिपेंड है, ठीक है, फसल पर डिपेंड है, तो वो 2 से लेकर 3 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाएगा। 2-3 साल के अंदर वो मर जाएगा। अगर मैं पूरी अर्थ से हनी बी को हटा दूं तो पॉलिनेशन नहीं होगा तो आगे क्या बनेगा, सीड ही नहीं बनेगा, ठीक है, सीड ही नहीं बनेगा तो आगे फ्रूट वगैरह नहीं निकलेंगे, और फ्रूट नहीं निकलेंगे तो आगे हम फूड कैसे ऑब्टेन करेंगे, ठीक है, क्योंकि जब तक पॉलिनेशन होगा तभी आगे क्या बनेंगे, सीड बनेंगे, और सीड है तो सीड के बाहर क्या लगेगा, फ्रूट लगेगा। अब फ्रूट चाहे कुछ भी हो सकता है, वो सब्जी भी हो सकती है, वेजिटेबल्स भी हो सकती है, और कुछ अनाज भी हो सकते हैं, ठीक है, और सीड लगेंगे, और सीड ही क्या करते हैं, आगे नए प्लांट को प्रोड्यूस करेंगे। तो सीड ही नहीं लगेंगे तो नया प्लांट फिर से कैसे बनेगा। तो ऐसा बोला गया है कि अगर अर्थ से अगर हनी बी को हटा देते हैं तो जो मानव है या फिर जो कोई भी ऑर्गेनिज्म है जो डिपेंड है किस पर, प्लांट पर, वो 2-3 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाएगा, यानी 2-3 साल के अंदर वो सभी मर जाएंगे। इतना इंपॉर्टेंट होता है हनी बी, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। हनी बी मेन काम क्या है इसका, हमें 2 इससे बेनिफिट हो रहे हैं, एक तो हमें इससे हनी मिल रहा है और एक इससे क्या मिल रहा है, पॉलिनेशन हो रहा है क्रॉप का। क्लियर। देखिए एपीकल्चर, हनी बीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इंसेक्ट फॉर द पॉलिनेशन इन प्लांट्स। बी कीपिंग मींस होता है मधुमक्खी पालना, मधुमक्खी पालन, हिंदी में क्या बोलते हैं, मधुमक्खी पालन, बी कीपिंग। Beekeeping gives double benefit. It makes the process of pollination simple and increase field production. On the other hand, it produces honey, which is very useful, energy-giving, edible material. We have been using it as medicine for a long time in Ayurveda. अब आयुर्वेदा के अंदर आपने सुना होगा या आपने कभी घर में यूज भी किया होगा कि खांसी जुकाम हो जाती है तो आप बोलते हैं हनी, जो शहद है वो खा लो, ठीक है, दूसरे खांसी जुकाम है वो सही हो जाती है। तो आयुर्वेदिक के अंदर भी इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल है हनी का, शहद का। प्योर हनी कैन बी केप्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम, इट इज आल्सो एज ए प्रिजर्वेटिव। जो प्योर हनी होता है उसको हम लंबे समय तक रख सकते हैं। आपने देखा होगा घरों के अंदर जो हनी है वो कई सालों तक पड़ा रहता है, ठीक है, तो खराब नहीं होता है। अगर उसके अंदर कुछ मिलावट नहीं है तो वो खराब नहीं होगा, लॉन्ग टाइम तक पड़ा रहेगा। We have been collecting honey since ancient time from the natural beehives along with honey wax. Beehive means होता है जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, उसको क्या बोलते हैं, बीहाइव। मधुमक्खी के छत्ते को बोलते हैं बीहाइव। तो बीहाइव यानी मधुमक्खी के छत्ते से हम क्या ऑब्टेन करते आ रहे हैं लगातार पिछले कुछ जमानों से, तो बोलेंगे हनी। एट प्रेजेंट हनी इज कलेक्टेड फ्रॉम आर्टिफिशियल बीहाइव्स ऑफ हनी बी। और करंट के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हमारी जो डिमांड है वो ज्यादा हो गई है, ठीक है, हम नेचुरली हमें उसको जो फुलफिल नहीं कर पा रहे। जैसे नेचर के अंदर क्या बनता है, बीहाइव बनता है, मधुमक्खी अपना छत्ता खुद बनाती है, तो उससे जो शहद निकल रहा है, उससे जो हनी निकल रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी ज्यादा है, ठीक है, हमारी डिमांड उससे ज्यादा है, तो वो डिमांड उसको फुलफिल नहीं कर पा रही है। तो हमने क्या किया, ऐसे आर्टिफिशियली क्या बना दिए, छत्ते बना दिए। आपने देखा होगा कुछ वीडियो के अंदर ऐसी प्लेटें बनाई होती है, ठीक है, प्लेटें बनाई होती है और प्लेटों पर क्या होती है, मधुमक्खियां होती है ना। तो ये होती है आर्टिफिशियल छत्ते। तो आर्टिफिशियल छत्ते में क्या करते हैं, मधुमक्खियों को रखते हैं और फिर मधुमक्खियां क्या करती है, क्या प्रोड्यूस करेगी, शहद को प्रोड्यूस करेगी, और उसको हम वापस से निकालेंगे और वापस से उस छत्तों को उसके अंदर प्लेटों के अंदर उसको डाल देंगे। तो ये होता है आर्टिफिशियली। ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ हनी बी कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एपीकल्चर, ठीक है। अब एपीकल्चर से हम क्या कर सकते हैं, इसको करने का काम क्या है, इसका पर्पस क्या है कि ज्यादा से ज्यादा क्या करना, हनी को प्रोड्यूस करना और जो बढ़ती हुई डिमांड है उसको फुलफिल करना। तो ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ हनी कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एपीकल्चर। अब एपीकल्चर की देखो नीचे डेफिनेशन लिख रखी है, ये तो इसका हो गया पर्पस, इसको दोनों को लाइन अंडरलाइन कर लीजिए, एक लार्ज नंबर से लार्ज क्वांटिटी से अंडरलाइन कर लीजिए, ये तो क्या हो गया इसका पर्पस, कि एपीकल्चर का पर्पस क्या है।
और सेकंड जो पैराग्राफ है वो इसकी डेफिनेशन है एपीकल्चर की। क्या डेफिनेशन है? द रियरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ हनी बीज फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ हनी एंड अदर प्रोडक्ट्स ऑफ बीहाइव इज कॉल्ड एपीकल्चर। एपीकल्चर क्या है? एक मैनेजमेंट है। किसके अंदर, किसका मैनेजमेंट है? हनी बी का मैनेजमेंट है। ठीक है, हनी बी को मैनेज करते हैं, उसकी केयर करते हैं, उसको रियर करते हैं, पालते हैं उसको। क्यों पालते हैं? ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा क्या मिल सके? हनी मिल सके। ठीक है, उस मैनेजमेंट को हमने क्या नाम दिया है? एपीकल्चर। क्लियर? तो द रियरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ हनी बीज फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ हनी एंड अदर प्रोडक्ट्स ऑफ बीहाइव इज कॉल्ड एपीकल्चर। क्लियर हुआ? तो ये होता है एपीकल्चर। डायग्राम में आपका देखा रखा, देखो एक बंदा है जो एक प्लेट है उसके हाथ में है ना, उसको बोलते हैं हम आर्टिफिशियली बीहाइव। ठीक है, तो ये हो गया एपीकल्चर। सेकंड नंबर आता है हमारे पास सेरीकल्चर। सेरीकल्चर क्या होता है? तो सेरीकल्चर के अंदर हम किसको प्रोड्यूस करते हैं? सिल्क को। जो सिल्क आता है ना, आपने देखा होगा सिल्क, रेशम। ठीक है, सेरीकल्चर। ठीक है, सेरीकल्चर किसके लिए करते हैं? तो बोलेंगे सिल्क के लिए करते हैं। इसका पर्पज क्या है? सिल्क। सिल्क को प्रोड्यूस करना। सिल्क को हिंदी में बोलते हैं रेशम। ठीक है, जो रेशम आता है उसको प्रोड्यूस करना, सिल्क। अब ये भी एक इंसेक्ट के द्वारा होता है। ठीक है, हनी भी क्या है? एक इंसेक्ट है। सेरीकल्चर के अंदर भी कौन काम आता है? इंसेक्ट ही काम आता है। इंसेक्ट का नाम होता है, सबसे पहले देखिए इंसेक्ट होता है मॉथ। ठीक है, मॉथ। मॉथ, ठीक है, ये एक तितली की तरह ही होता है, बटरफ्लाई होती है ना, उस टाइप का थोड़ा बहुत दिखता है, छोटा सा होता है, साइज के अंदर छोटा होता है, लेकिन दिखता है जैसे तितली जैसे दिखता है। ठीक है, आप थोड़ा डायग्राम देख लेना है नेट पर जाकर के, मॉथ का, MOUTH मॉथ। तो मॉथ क्या करता है? मॉथ देता है अंडे, एग देगा। ठीक है, मॉथ क्या देगा? एग देगा, अंडे देगा। उन अंडों में से निकलेगा इसका जो भी इसकी संतति होगी, जो भी इसका बच्चा होगा वो निकलेगा। उस बच्चे को हम बोलते हैं लार्वा। क्या बोलते हैं? लार्वा। ठीक है, लार्वा या बोल सकते हैं आप कैटरपिलर। लार्वा या फिर कैटरपिलर। ठीक है, एग में से जैसे ही निकलेगा, जैसे ही एग में से वो ऑर्गेनिज्म निकलेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? लार्वा या फिर कैटरपिलर। ये लार्वा या कैटरपिलर क्या करता है? जो मलबेरी लीव्स होती है, मलबेरी मींस शहतूत की जो पत्तियां होती है, वो पत्तियों को खाता है, और पत्तियों को खाकर अपने साइज के अंदर क्या करेगा? ये इंक्रीज करेगा, अपना साइज वो लगातार बढ़ाता जाएगा, कीड़े की तरह होता है। ठीक है, लार्वा कैसा होता है? कीड़े की तरह होता है। तो ये लगातार अपनी क्या करेगा? मलबेरी लीव्स खाएगा। मलबेरी लीव्स मींस शहतूत की जो पत्तियां होती है वो खाएगा, और खाकर अपने जो साइज है वो क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करता करता जब इसका साइज प्रॉपर इंक्रीज हो जाएगा, फुल्ली इंक्रीज हो जाएगा, इससे आगे ये आप इंक्रीज नहीं कर सकता, तो ये क्या कर देगा? उन पत्तियों को खाना बंद कर देगा। पत्तियों खाना बंद कर देगा और अपने चारों ओर, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये इंसेक्ट है, ये लार्वा है इसका, अब ये क्या करेगा? अपने चारों ओर एक कोट को डेवलप करेगा। कोट मींस एक कवच बनाएगा अपने चारों ओर। इस कवच को हम बोलते हैं क्यूटिकल। ठीक, सॉरी, क्यूटिकल नहीं, क्यूटिकल का तो बना होता है। इस कवच को हम बोलते हैं कोकून। क्या बोलते हैं? कोकून। ठीक है, इस कवच को क्या बोलते हैं? कोकून। और ये जो इंसेक्ट है, जो इसका लार्वा है, जो इसके अंदर है, ठीक है, ये अपने शेप के अंदर कुछ और चेंज करेगा। जब ये शेप के अंदर चेंज कर लेगा तो इसको हम अब लार्वा नहीं बोलेंगे, इसको हम क्या बोल देंगे? प्यूपा। क्या बोल देंगे अब इसको? प्यूपा। और ये जो कोकून होता है, ये कोकून क्या करेगा? अभी कोकून कैसे बनता है देखिए, जो ये लार्वा है, लार्वा के मुंह के अंदर क्या होती है? सेलाइवरी ग्लैंड होती है। ठीक है, कौन सी ग्लैंड होती है? सेलाइवरी ग्लैंड, यानी कि लार ग्रंथि। तो लगातार अपने मुंह से क्या उगलेगा? लार उगलेगा। ठीक है, और यहाँ पर इसको लार नहीं बोलेंगे, जैसे हम तो क्या निकालते हैं? लार निकालते हैं, सेलाइवा निकालते हैं मुंह से, तो ये लार नहीं निकालेंगे। ये जो मटेरियल निकालेगा वो कैसा होगा? सिल्क। इसकी जो ग्लैंड होती है उसको क्या बोलते हैं? सिल्की ग्लैंड। सिल्की ग्लैंड, क्या बोलते हैं उसको? सिल्की ग्लैंड।
जो क्या निकालती है, सिल्क निकालती है। ठीक है, जो जब सिल्क निकलेगा तो वो कैसा होगा, लिक्विड फॉर्म के अंदर होगा, लेकिन जैसे ही वो एयर के कांटेक्ट में आएगा वो कैसा हो जाएगा, सॉलिड, और सॉलिड होकर के क्या बना देगा, कोकून। कोकून के अंदर कौन प्रेजेंट है, वो लार्वा है। लार्वा अपने में मॉडिफिकेशन करेगा, क्या बन जाएगा, वो प्यूपा। यानी कुल मिलाकर जो कोकून है, ठीक है, ये कोकून ही आगे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, या इससे ही अपने को, इसको ही हम ट्रांसफर करके क्या बनाते हैं, सिल्क बनाते हैं। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है उसको तो हमने क्या बोला है, कोकून बोला है, लेकिन कोकून किससे बना हुआ है, तो बोलेंगे सिल्क से बना हुआ है, रेशम से बना हुआ है। ठीक है, फिर ये कोकून क्या कर देगा, या आप अगर नॉर्मली नेचुरली बात करें तो कोकून आगे चल करके डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और डिस्ट्रॉय होकर वापस किसको जन्म दे देगा, मौत को। तो मौत ने, देखो शुरू से स्टार्ट करते हैं वापस, मौत ने क्या दिए, अंडे दिए, एग दिए, एग से क्या निकला, लार्वा। ठीक है, या इसको हम बोल सकते हैं कैटरपिलर। लार्वा और कैटरपिलर थोड़ा सा डिफरेंस होता है। लार्वा फर्स्ट, मान लीजिए फर्स्ट स्टेज है जब वो एग से निकला, और थोड़े दिनों के बाद वो थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन करता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, कैटरपिलर। तो इतना डीप में नहीं जाना अपने को, आपको ध्यान रखना है कि लार्वा और कैटरपिलर एक ही चीज है। तो लार्वा या फिर कैटरपिलर निकला। अब ये लार्वा या कैटरपिलर क्या खाएगा, शहतूत के पत्ते खाएगा, मतलब मलबेरी लीव्स खाएगा, और अपना साइज क्या होगा, इंक्रीज करेगा। जब ये साइज अपना फुल्ली इंक्रीज कर लेगा, फिर तो इसके अंदर क्या है, सेलाइवरी ग्लैंड है। सेलाइवरी ग्लैंड को क्या बोलते हैं, सिल्क ग्लैंड या सिल्की ग्लैंड बोल सकते हैं। ठीक है, सिल्क ग्लैंड या फिर सिल्की ग्लैंड, जो क्या निकालेगी, सिल्क निकालेगी। सिल्क कैसा होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा। लिक्विड फॉर्म जैसे ही आगे कांटेक्ट में आएगा एयर के, वो कैसा हो जाएगा, एज सॉलिड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और अपने चारों ओर क्या बना लेगा, एक कवच बना लेगा, कोट बना लेगा। उस कवच को क्या बोलेंगे, कोकून। तो कोकून के अंदर क्या है, तो बोलेंगे सिल्क है ना। किससे बना हुआ है कोकून, सिल्क से बना हुआ है। अब ये लार्वा अपने अंदर कुछ चेंजेस करेगा, क्यों, क्योंकि मोथ और लार्वा की स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होती है। मोथ तो कैसा दिखता है, तितली की तरह, और ये लार्वा कैसा दिखता है, कीड़े की तरह। तो ये अपने चेंजेस लाएगा। तो चेंजेस जब ला रहा होगा उस कंडीशन के अंदर उसको क्या बोलेंगे, प्यूपा। फिर ये पूरा चेंज हो जाएगा, और चेंज होकर के किसका आकार ले लेगा, मोथ का साइज ले लेगा, यानी मोथ की शेप ले लेगा, मोथ की तरह दिखने लग जाएगा। और जब भी दिखने लग जाएगा तो ये कोट है वो आपके टूट जाएगा, और टूट करके वापस बाहर निकल आएगा, कौन, मोथ। तो ये होता है इसका लाइफ साइकिल। क्लियर। अब थोड़ा सा एनसीईआरटी से सॉरी बुक से रीड करते हैं, देखिए। सेरिकल्चर, वी हैव बीन रियरिंग सिल्क वॉर्म टू गेट सिल्क फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स। द स्टार्टिंग ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सिल्क क्लॉथ्स टुक प्लेस इन चाइना। ये स्टार्ट कहां से हुआ था, चाइना से स्टार्ट हुआ था। चाइना सबसे पहले ये जो सिल्क है, ठीक है, जो रेशम है, इसके कपड़े बनाने स्टार्ट किए थे। तो स्टार्टिंग कहां से इसकी, चाइना से है। Now it is become a small scale industry in many countries including India. Life history of silkworm. The silkworm, अच्छा इसका साइंटिफिक नाम होता है, वो होता है बॉम्बेक्स मोराई, सिल्कवर्म। ठीक है, ये जो कीड़ा है इसका नाम क्या है, सिल्कवर्म। ठीक है, और सिल्कवर्म, सिल्कवर्म इसको हम बोलते हैं बॉम्बेक्स मोराई, बॉम्बेक्स मोराई। ठीक है, ये इसका साइंटिफिक नेम है बॉम्बेक्स मोराई, या यूं भी बोल सकते हैं जूलॉजिकल नेम है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एनिमल है, तो इसको हम जूलॉजिकल नेम भी बोल सकते हैं और साइंटिफिक नेम भी बोल सकते हैं। तो द सिल्कवर्म बॉम्बेक्स मोराई इज द लार्वा और कैटरपिलर ऑफ ए मोथ। किसका लार्वा है या कैटरपिलर है, तो बोलेंगे मोथ का। ठीक है, मोथ का क्या है, लार्वा या फिर कैटरपिलर है। ठीक है, सिल्कवर्म। Silk was made at least 5,000 years ago in China. The moth is important because it makes silk and no longer lives in the wilds. अब ये जो मोथ है वो ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहता है। ठीक है, ये सिल्क बनाता तो है लेकिन सिल्क कम बनाता है। ज्यादा सिल्क कौन बनाता है, इसका लार्वा। तो ये कम समय तक के लिए सिल्क बनाता है और ये ज्यादा समय के लिए सिल्क बनाता है। It is entirely dependent on humans. Silkworm eats mulberry leaves. Mulberry leaves means शहतूत की पत्तियां। शहतूत का एक पेड़ होता है, ठीक है, प्लांट होता है, उसकी पत्तियों को खाता है कौन, ये लार्वा। तो silkworm eats mulberry leaves and it is a native to northern China. ठीक है, नॉर्थ चाइना का क्या है, ये मूल निवासी है, मतलब वहां पर ये प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। A silkworm Bombyx morai order Lepidoptera, ये आपके काम का नहीं। लेपिडोप्टेरा क्या होता है, ऑर्डर वगैरह, ठीक है, छोड़ दीजिए इसको। प्रोड्यूस सिल्क ऑफ कमर्शियल इंपोर्टेंस। इट इज द कैटरपिलर ऑफ ए मोथ whose cocoon is used to make silk. Cocoon is used to make silk. Clear?
दिस इंसेक्ट इज आल्सो कॉल्ड द सिल्क वर्म मॉथ और द मलबेरी सिल्क वर्म। ये इसके दूसरे नाम है सिल्क वर्म मॉथ या फिर मलबेरी सिल्क वर्म। मेल एंड फीमेल मॉथ आर फ्लाइटलेस एंड दे लैक फंक्शनल मॉथ पार्ट्स। यहां पर एक्चुअली में कि इन्होंने यहां पर देखो मेल एंड फीमेल मॉथ नहीं लिखना चाहिए, यहां पर इनको लिखना चाहिए लार्वा या फिर कैटरपिलर। ये क्या होते हैं? फ्लाइटलेस होते हैं, मतलब उड़ नहीं पाते। ये तो उड़ ही सकता है, मॉथ तो उड़ ही सकता है, लेकिन ये नहीं उड़ पाते। तो फ्लाइटलेस एंड दे लैक फंक्शनल मॉथ पार्ट। द मोथ्स डिफर इन मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स। द फीमेल हैज लार्जर एब्डोमेन व्हेयरएज द मेल हैज ए लार्जर पेयर ऑफ एंटीना। अब ये आगे चलकर कुछ इसके मेल बनेंगे या कुछ इसके फीमेल वाला भी हो सकता है, मेल वाला भी हो सकता है। तो मेल है उसका जो एब्डोमेन होगा यानी कि जो पेट होगा, ठीक है, वो कैसा होगा? चौड़ा होगा, लार्जर होगा। और जो सॉरी उल्टा बोल गया क्या मैं? फीमेल का एब्डोमेन कैसा होगा? लार्जर होगा। और मेल का जो एंटीना होगा वो कैसा होगा? लार्जर। एंटीना मींस आपने देखा होगा कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होती है। यहां पर ऐसा ये निकले होता है ना? इनको हम क्या बोलते हैं? एंटीना। क्या बोलते हैं? एंटीना। जो हेयर के लाइक स्ट्रक्चर निकले होता है ना, उसको बोलते हैं एंटीना। तो फीमेल की क्या प्रॉपर्टी है? तो फीमेल के अंदर एब्डोमेन कैसा होगा? लार्जर होगा। और मेल की क्या प्रॉपर्टी है कि मेल के अंदर जो एंटीना है तो है वो कैसे होंगे? लार्ज होंगे। किससे? फीमेल से। इन इंडिया 2 to 7 जनरेशन ऑफ द इंसेक्ट कैन बी डेवलप्ड इन 1 ईयर। अब एक साल के अंदर इसकी कितनी जनरेशन बना सकते हैं? 2 to 7, यानी ये साइकिल कितनी बार घूम सकता है? 2 to 7 टाइम्स घूम सकता है। ठीक है। द लार्वा कम्स आउट ऑफ एग व्हिच इज कॉल्ड कैटरपिलर। अब इसने थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट कर दिया, लेकिन इतनी कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर आपको कि द लार्वा कम्स आउट ऑफ एग व्हिच इज कॉल्ड कैटरपिलर। लार्वा हैज वन पेयर ऑफ सैलाइवरी ग्लैंड, ठीक है, व्हिच आर आल्सो कॉल्ड सिल्क ग्लैंड्स। जो इसके सलाइवा के अंदर जो ग्लैंड होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सिल्क ग्लैंड। When these are fully developed, the length of larva increase up to 5 times. Silk is released in fluid state which become hard when it comes to contact of air. जब ये एयर के कांटेक्ट में आएगा वो सिल्क कैसा हो जाएगा? फ्लूइड से निकलेगा तो तब कैसा होगा? फ्लूइड होगा। लेकिन जैसे ही कांटेक्ट आएगा, एयर के अंदर कांटेक्ट में आएगा तो कैसा हो जाएगा? हार्ड या फिर सॉलिड। Fully developed larva has length of 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, कितनी लेंथ हो सकती है इसकी? 7.5 सेंटीमीटर का हो सकता है। इट स्टॉप्स ईटिंग एंड स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू कोकून। ठीक है, जैसे ये बड़ा हो जाएगा, पूरा बड़ा हो जाएगा, तो ये जो मलबेरी लीव्स है उनको ईट करना बंद कर देगा और अपने चारों ओर क्या बनाएगा? सिल्क को सीक्रेट करेगा। और वो सिल्क जैसे ही कांटेक्ट में आएगा एयर के, वो कैसा हो जाएगा? हार्ड। तो उसको हम क्या बोल देंगे? स्ट्रक्चर को कोकून। It releases silk fibers around it and covers itself. Gradually it stops working and converts into pupa. बाद में किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? प्यूपा के अंदर। A cocoon forms approximately fiber of length 1000 to 1200 मीटर। यानी एक कोकून से कितना सिल्क निकल सकता है? 1000 to 1200 मीटर। कितना निकल सकता है? 1000 to 1200 मीटर। इतना सिल्क निकल सकता है एक कोकून से। The weight of cocoon becomes 1.8 to 2.2 ग्राम। ये आपको कोई याद नहीं रखना, 1.8 2.2। Fibers is made up of protein। अब ये फाइबर्स हैं, ठीक है। सिल्क क्या है? एक फाइबर ही तो है, ठीक है। अब फाइबर किससे बने होते हैं? प्रोटीन से। ठीक है, किससे बने हो सकते हैं? प्रोटीन से। तो इसका कुछ पार्ट होगा इंटरनल और कुछ पार्ट होगा आउटर। जो इंटरनल पार्ट होगा, इस इंटरनल पार्ट इज मेड अप ऑफ फाइब्रिन प्रोटीन। ठीक है, अब प्रोटीन है वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। इसका जो प्रोटीन है वो है फाइब्रिन प्रोटीन। जो फाइबर है, जैसे मान लीजिए फाइबर है, तो फाइबर का जो इंटरनल पार्ट है वो तो किससे बना हुआ है? फाइब्रिन प्रोटीन से। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका जो आउटर पार्ट है, आउटर पार्ट इज मेड अप ऑफ सेरिसिन प्रोटीन। अब इसका जो आउटर पार्ट है ये वाला, ये किससे बना हुआ है? सेरिसिन प्रोटीन से। ठीक है, तो दो पार्ट हो गए, एक हो गया इंटरनल और एक हो गया आउटर। इंटरनल पार्ट बना हुआ है फाइब्रिन प्रोटीन से और आउटर पार्ट बना हुआ है सेरिसिन प्रोटीन से। क्लियर? तो ये हो गया सेरिकल्चर। अब देखिए लैक कल्चर। लैक आपने सुना होगा, लाख की चूड़ियां, ठीक है। लाख के कुछ ऐसे सोप पिस आते हैं जो लाख से बने होते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं लाख। अब लाख को प्रोड्यूस कौन करेगा? तो बोलेंगे एक इंसेक्ट करेगा। इंसेक्ट का होगा, उसको हम बोलते हैं लैक इंसेक्ट। क्या बोलेंगे? लैक इंसेक्ट।
साइंटिफिक नेम होगा इसका लेसिफर लोका। क्या नाम होगा? लेसिफर लोका, ये इसका साइंटिफिक नेम होगा। तो ये कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। देखिए, द लैक इंसेक्ट रिलीज ए फ्लूइड, जैसे पीछे वाला था ना, वो अपने फ्लूइड सीक्रेट कर रहा था मुंह से, सलाइवरी ग्लैंड से, वैसे ही ये भी सीक्रेट करता है। द लैक इंसेक्ट रिलीज ए फ्लूइड फ्रॉम इट्स लैक ग्लैंड्स। अब वहां पे हमने इसको क्या बोला था? सिल ग्लैंड्स, यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे? लैक ग्लैंड्स। दिस फ्लूइड कंटेन्स रेजिन मटेरियल फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ लैक। अब इसके अंदर जो प्रोटीन होता है वो कौन सा प्रोटीन होता है? रेजिन प्रोटीन। कौन सा होता है? रेजिन। रियरिंग ऑफ लैक इंसेक्ट इज कॉल्ड लैक कल्चर, यानी लैक इंसेक्ट को पालना क्या कहलाता है? लैक कल्चर कहलाता है। सिल्क इंसेक्ट को सिल्क वॉर्म को पालना क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। हनी बी को पालना क्या कहलाता है? एपीकल्चर। ठीक है, तो रियरिंग ऑफ लैक इंसेक्ट इज कॉल्ड लैक कल्चर। 80% ऑफ लैक इन वर्ल्ड इज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। टोटल वर्ल्ड का 80% पार्ट कहां पर प्रोड्यूस होता है? इंडिया के अंदर प्रोड्यूस होता है। अब देखिए, द साइंटिफिक नेम ऑफ लैक इंसेक्ट इज लेसिफर लोका। क्या नाम है? लेसिफर लोका। ये इसका होता है साइंटिफिक नेम, लेसिफर लोका। ठीक है, ये लैक इंसेक्ट का साइंटिफिक नेम है। इट इज ए स्मॉल स्केली इंसेक्ट विच रिमेन्स क्लोज्ड इन ए कवरिंग मेड अप ऑफ लैक। तो उसी ने अपनी चारों तरफ क्या बनाई थी? कवरिंग बनाई थी। सिल्क वॉर्म ने भी उसी तरह ये जो लैक इंसेक्ट होता है ये भी अपने चारों तरफ क्या बनाता है? कवरिंग बनाता है। तो वहां पर जो कवरिंग बनाई थी उसको क्या नाम दिया था? कोकून, है ना। और इसको हम क्या नाम दे देंगे? लैक। सेम ही है। मेल लैक इंसेक्ट इज स्मॉल एंड ऑफ पिंक कलर। मेल कैसा होता है? स्मॉल होता है और किस कलर का होता है? पिंक कलर का होता है। इट ओनली प्रोड्यूस लैक इन द निम्फ स्टेज। अब निम्फ को आप यूं समझ लीजिए लार्वा स्टेज है। ठीक है, निम्फ स्टेज मैं यहाँ पर डीप में नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि आपके कोर्स आउट ऑफ कोर्स है, काम का नहीं है आपका। तो निम्फ को आप यूं समझ लीजिए किसके बारे में बात कर रहा है? लार्वा के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, नॉर्मली आप यूं समझ लीजिए निम्फ और लार्वा लगभग सेम ही है। तो निम्फ स्टेज के अंदर क्या करता है? जो मेल है वो लैक को प्रोड्यूस करता है, ओनली निम्फ स्टेज के अंदर। मेल लैक इंसेक्ट इज स्मॉल एंड ऑफ पिंक कलर, इट ओनली प्रोड्यूस लैक इन द निम्फ स्टेज। फीमेल इंसेक्ट इज बिगर देन द मेल एंड प्रोड्यूस मोर अमाउंट ऑफ लैक। अब फीमेल क्या करती है? एक्चुअली में फीमेल क्या करती है? फीमेल जब अंडे देती है तो फीमेल क्या करती है? अंडों के चारों तरफ एक कोट को प्रोड्यूस कर देती है। उस कोट को, यानी जो कोट उसने बनाया, जो कवरिंग उसने बनाई है, उस कवरिंग को हम क्या बोलते हैं? लैक। एक्चुअली वहां पर प्रोड्यूस कौन करता है? फीमेल करती है। ठीक है, तो फीमेल इंसेक्ट इज बिगर देन द मेल एंड प्रोड्यूस मोर अमाउंट ऑफ लैक। दे स्टक विद सॉफ्ट ब्रांचेस एंड एब्सॉर्ब देयर जूस एंड स्टार्ट्स टू फॉर्म लैक, यानी लार्क अराउंड देयर बॉडी। क्लियर? ये कहां पर होता है? जैसे पेड़ की ब्रांचेस होती है, तो पेड़ की ब्रांचेस से ये चिपक जाते हैं, पेड़ की ब्रांचेस से ये चिपक जाते हैं और उसके अंदर जो पेड़ का जो जूस होता है, जो वाटर होता है, ठीक है, जो रस होता है, उसको ये लेते हैं, इंटेक करते हैं और चारों ओर अपने क्या प्रोड्यूस करते हैं? लैक। जैसा कि डायग्राम में दिखा रखा है, देखो जो रेड रेड कलर का दिख रहा है वो क्या है? लैक है। स्टार्ट लैक अराउंड द बॉडी। एवरी ईयर 4 क्रॉप्स आर ग्रोन इन इंडिया। 4 टाइप्स की क्रॉप इंडिया के अंदर ग्रोन होती है, जैसे खरीफ हो गया, रबी हो गया, ज़ैद हो गया, है ना। तो उस टाइप से इन इंडिया 50% ऑफ लैक प्रोडक्शन इज ऑब्टेन्ड इन कलर्ड फॉर्म ऑफ फॉर एग्रीकल्चर। जो 50% जो लैक निकलता है वो किससे निकलता है? कलर निकलता है। कौन सा निकलता है? कलर वाला लैक निकलता है, 50% पार्ट। फिर देखिए हमारे पास 2 मेथड है, एक है ओल्ड मेथड और एक है न्यू मेथड या मॉडर्न मेथड। ओल्ड मेथड के अंदर क्या करते हैं कि सीधा ये ब्रांच है, इस ब्रांच को काटो, ठीक है, ब्रांच को कट करो और कट करके ये लैक है वो निकाल लो। अब इस लैक के अंदर क्या है? जैसे मान लीजिए ये कोट है, तो कोट को हमने क्या बोला है? लैक। और लैक के अंदर कौन प्रेजेंट है? इंसेक्ट। ठीक है, कौन प्रेजेंट है? इंसेक्ट। तो जब इसको लैक को हम हटाएंगे तो ये साथ साथ में इंसेक्ट को भी क्या हो जाएंगे? डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो इसको हम बोलते हैं ओल्ड मेथड। पहले यही करते थे, सीधा इसको काट देते हैं, तो हटा देते तो साथ में लैक तो आ गया, लेकिन साथ में जो इंसेक्ट है वो इंसेक्ट भी क्या हो गया? मर गया, उसकी भी क्या होगी? डेथ होगी। और मॉडर्न मेथड में क्या करते हैं? इसको और इसको सेपरेट करते हैं, यानी उसको इंसेक्ट को भी नुकसान नहीं होना चाहिए और हमारा लैक भी निकल जाना चाहिए। तो ये मॉडर्न मेथड है। ओल्ड कॉमन मेथड, इट इज अ वेरी एंशिएंट मेथड यूज्ड बाय ट्राइब्स। ट्राइब्स मींस होता है आदिवासी, जो पुराने जमाने के लोग थे, आदिवासी हैं, वो इस मेथड को यूज करते हैं। ट्राइब्स एंड इट हैज अ नॉन साइंटिफिक मेथड। इन दिस
लैक इज कलेक्टेड बाय कटिंग द लैक प्लांट as the insect is destroyed in this method. It leads to heavy losses to the upcoming crop. अब अगर ये इंसेक्ट क्या होगा, डिस्ट्रॉय होगा, ठीक है, मर गया, तो ये आगे लैक को वापस प्रोड्यूस करने में टाइम लगेगा और आगे जितनी भी फसल होगी वो सारी क्या हो जाएगी, लैक वाली खराब हो जाएगी। मॉडर्न मेथड की क्या कहते हैं, इट इज अ साइंटिफिक मेथड व्हिच डज नॉट कॉज लॉस टू द नेक्स्ट क्रॉप बिकॉज़ लैक इज डेराइव्ड इन टर्न बाय टर्न, ठीक है। इन रिसर्च its researches were done by India Lac, अब इसने एक वो बना रखी है, कमेटी बना रखी है, कौन सी कमेटी है, इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, it researches were done by Indian Lac Research Institute रांची, बिहार के अंदर है ये, इंडियन लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट रांची बिहार के अंदर है, ठीक है। वो एक इंस्टीट्यूट बना रखा है इन्होंने अपनी स्टडी के लिए, लैक के ऊपर स्टडी करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर मॉडर्न मेथड के अंदर क्या करते हैं, मॉडर्न मेथड में क्या करते हैं, देखिए मान लीजिए ये हमारे पास एक कटिंग है, ठीक है, इसको मैंने यहाँ से कट किया और ये हमारे पास एक कटिंग है, इस कटिंग को क्या करते हैं, दूसरे प्लांट की ब्रांचेस पर ले जा करके इसको बाइंड करते हैं। ये मेरे पास फर्स्ट कटिंग थी और ये इस प्लांट की क्या है, ब्रांच है, ये प्लांट की ब्रांच है, इस ब्रांच पर जाकर के इसको क्या कर दिया, बांध दिया। तो बांध दिया तो अब ये सारे कीड़े हैं वो इस ब्रांच पर आ जाएंगे, यहाँ पर अपनी कॉलोनी बनाएंगे और ये ब्रांच कैसी हो जाएगी, फ्री, है ना। तो ये ब्रांच फ्री हो जाएगी तो इस ब्रांच को लेकर के फिर हम इस लैक को क्या निकाल लेंगे, बाहर निकाल लेंगे, ताकि कीड़े भी बच गए, यानी जो इंसेक्ट है वो भी बच गए और हमारा लैक भी हमें मिल गया। तो ये होता है मॉडर्न तकनीक के अंदर, मॉडर्न मेथड के अंदर, क्लियर हुआ। तो ये हो गया लैक कल्चर, ठीक है, एपीकल्चर, सेरीकल्चर एंड लैक कल्चर। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे फिशरी, ठीक है, कि फिश को कैसे पालते हैं। फिर है हमारे पास एनिमल हस्बेंड्री, जैसे गाय भैंस को कैसे पालते हैं, और डेयरी हो गया, पोल्ट्री हो गया, पोल्ट्री के अंदर हम चिकन वगैरह जैसे जो क्या बोलते हैं उसको, हैन को, मुर्गियों वगैरह को जो पालते हैं उसको डिस्कस करेंगे। वूल इंडस्ट्री यानी भेड़ों को ऊन के लिए। फिर कोरल एंड कोरल रीफ्स हैं, पीएल कल्चर मोती वाला, उसके बाद आपका चैप्टर एंड। तो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे हम फिशरी से, कि फिश को कैसा उसका रियरिंग करते हैं, कैसे उसकी केयर करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।